गुड मॉर्निंग बेटा। कैसे आप सभी? आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई नियमित रूप से कर रहे होंगे। बेटा, इससे पहले हमने राग वर्गीकरण का प्राचीन काल पढ़ा, मध्यकाल पढ़ा और आज का हमारा जो टॉपिक है वो आधुनिक काल राग वर्गीकरण रहेगा। आधुनिक काल राग वर्गीकरण। इससे पहले बेटा शुद्ध छायालग और संकीर्ण राग वर्गीकरण का चलन था। किस किस का था? शुद्ध, छायालग और संकीर्ण, इनके आधार पर रागों का वर्गीकरण किया जाता था। लेकिन आधुनिक काल में ये जो नियम है ये अधिक समय तक नहीं रहा। मध्यकाल में ही इसका धीरे धीरे चलन कम हो गया था और मध्यकाल में हमारे पास एक दूसरा नियम आया, राग रागनी वर्गीकरण। राग रागनी वर्गीकरण के आधार पर रागों को बांटा गया। जिस राग में पुरुषत्व की झलक दिखाई दी उसको राग माना गया और जिसमें स्त्रीत्व की झलक दिखाई दी उसको रागनी माना गया। लेकिन आधुनिक काल में भी इसका चलन कम रहा। ये मध्यकाल में ही अपनाया जाता था और मध्यकाल में ही इस नियम में मतभेद हो गए थे। कृष्ण मत थे, अपने भरत मत थे, हनुमत मत थे और शिव मत थे, उनका आपस में मतभेद था। तो ये जो नियम था ये आधुनिक काल में आते आते धीरे धीरे कम हो गया। इसके बाद आया अपना रागांग वर्गीकरण। रागांग वर्गीकरण में क्या है बेटा, बम्बई के जो थे स्वर्गीय मोरेश्वर खरे, इन्होंने क्या किया कि 30 रागांग बनाए। 30 रागांग बनाए और समस्त रागों का वर्गीकरण किया। इन्होंने जो रागांग बनाए उसमें इन्होंने जो स्वर समुदाय चुने, हम ये कह सकते हैं कि इन्होंने 30 नए स्वर समुदाय बनाए, जैसे कि गा मा रे सा और गा मा रे सा। यहाँ पर रे कॉमन लिया गया है। तो इस प्रकार से एक स्वर समुदाय बना और इस स्वर समुदाय से उन्होंने 30 ग्राम राग बनाए, 30 रागांग बनाए और 30 रागांग के अंतर्गत उन्होंने रागों का बंटवारा किया। तो इस प्रकार से ये जो नियम रहा ये आधुनिक काल में कुछ समय तक प्रचलित रहा। लेकिन इसमें भी आपस में रागांग जो था वो अधिक थे। रागांग जो स्वर समुदाय बने वो अधिक थे और अपना जो वर्गीकरण जो था वो थोड़ा सा कठिन हो गया। रागांग जो बने वो अधिक होने के कारण रागों का वर्गीकरण करना थोड़ा कठिन हो गया। इसलिए ये जो नियम था ये भी प्रचार में नहीं रहा। इन्होंने जो रागांग बनाए उस रागांग में उन्होंने नामकरण किया और मुख्य जो रागांग थे उसमें आता है अपना भैरव, भैरवी, बिलावल, कल्याण, खमाज, काफी, पूर्वी, मारवा, तोड़ी, कांगड़ा, मल्हार, सारंग, भाग्यश्री, ललित, आसावरी, भीमपलासी, पीलू, कामोद, ये नाम उन्होंने अपने रागांगों के रखे। उनमें से हम बहुत सारे नामों के द्वारा आज हम रागों को जानते हैं। और आधुनिक काल में मोरेश्वर खरे ने उन्होंने अपने रागांग जो थे उनके नाम रखे थे। एक बार हम थोड़ा सा नोट करके देखते हैं कौन कौन से थे। भैरव था, भैरवी था, बिलावल था, कल्याण था, कल्याण के बाद अपना खमाज था, खमाज के बाद अपना काफी था, पूर्वी था, पूर्वी के बाद अपना तोड़ी था, भीमपलासी, कामोद, कामोद के बाद अपना जैसे कि मारवा हो गया, मारवा था,
मारवा के बाद ललित था, ललित के बाद बागेश्वरी था, बागेश्वरी के साथ मल्हार। इस प्रकार से उन्होंने अपने रागांगों के नाम रखे और इन नामों के आधार पर हम आधुनिक काल में अपने जो राग हैं उनके जो नाम है वो रखे गए भातखंडे जी के द्वारा। तो ये जो नाम है ये प्राचीन समय में भी, मध्यकाल में भी, आधुनिक काल में भी प्रचलित थे और आज इन नामों को राग के नाम से जाना जाता है। हम इनको राग के नाम से जानते हैं। तो इस प्रकार से जो स्वर्गीय मौर्य स्वर खरे जो थे, जो बम्बई के रहने वाले थे, इन्होंने इस प्रकार से स्वर समुदाय बनाए, 30 स्वर समुदाय बनाए, उनको रागांग कहा। और रागांग जो है बेटा उसमें ऐसा होता है कि ग्राम राग जो होते हैं, ग्राम रागों की छाया जिनमें दिखाई दे उन्हें रागांग कहा जाता है। तो उन्होंने 30 रागांग बनाए और समस्त रागों का वर्गीकरण करना चाहा, लेकिन रागांग जो थे उनकी संख्या अधिक होने के कारण इन्होंने तो 30 ही मानी, लेकिन इस प्रकार से बहुत सारी स्वर समूह बनाए जा सकते हैं। तो अधिक संख्या होने के कारण रागों का बांटना, रागों का वर्गीकरण करना थोड़ा कठिन हो गया, इसलिए इस नियम को भी अधिक लोगों ने नहीं अपनाया। इसके बाद अपना जो पंडित विष्णुनारायण भातखंडे जी जो थे उन्होंने क्या किया, पंडित विष्णुनारायण भातखंडे जी ने थाट बनाए। थाट वर्गीकरण के आधार पर रागों का बंटवारा किया गया। थाट, हमने थाट के विषय में पहले पढ़ाया था मेल, मेल का ही पर्यायवाची है थाट। तो मेल जो थे उन्हीं को थाट कहा जाता है। भातखंड जी ने पंडित वेंकटमुखी के द्वारा, वेंकटमुखी जो थे उनके द्वारा जो 72 थाट, 72 जो मेल बनाए गए थे, उन्हीं मेलों का अध्ययन किया। और भातखंडे जी ने, भातखंडे जी, पंडित विष्णुनारायण भातखंडे जी का पूर्ण नाम है। पंडित भातखंडे जी ने वेंकटमुखी के जो 72 मेल थे, 72 जो थाट थे, उन सभी थाटों का अध्ययन किया और अध्ययन करने के बाद उन्होंने इनमें से 10 थाट चुने। 10 थाट व 10 मेल चुने और भातखंडे जी के समय तक जितने भी राग प्रचलित थे वो सभी राग, और इन्होंने बहुत सारे राग और बनाए, उन सभी रागों का जो बंटवारा है, वर्गीकरण है, वो इनके आधार पर किया गया, इन 10 थाट के आधार पर किया गया। तो ये जो 10 थाट थे वो भातखंडे जी के द्वारा बनाए गए। और ये 10 थाट कौन कौन से थे एक बार देखते हैं। बिलावल थाट था, बिलावल के बाद खमाज थाट, खमाज के बाद कल्याण थाट, कल्याण थाट के बाद काफ़ी थाट, काफ़ी थाट के बाद भैरव थाट, भैरव थाट के बाद भैरवी थाट, भैरवी थाट के बाद मारवा थाट, पूर्वी थाट, पूर्वी थाट के बाद तोड़ी थाट, तोड़ी के बाद आसावरी थाट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो इस प्रकार से ये थाट भातखंडे द्वारा माने गए। इनके विषय में हमने मौर्य और खरे जो थे उन्होंने अपने रागांगों के नाम रखे थे, भातखंडे जी ने अपने थाट के नाम रखे। तो ये 10 थाट थे जो भातखंडे जी के द्वारा बनाए गए। बिलावल थाट में क्या था बेटा कि बिलावल थाट में सभी जो स्वर हैं वो शुद्ध रखे गए, शुद्ध। बिलावल थाट में 7 थाट में बेटा 7 ही स्वर होते हैं और वो 7 स्वर सभी शुद्ध होते हैं, कोई भी चिन्ह नहीं लगाया जाता, कोई भी विकृत स्वर नहीं होता है, सारे गा मा पा धा नी तक होता है। खमाज जो थाट था बेटा उसमें सा रे गा मा प धा नी। खमाज थाट में नी को कोमल रखा गया, विकृत रखा गया, बाकी 6 जो स्वर थे वो शुद्ध रखे गए। तो ये जो पूरा जो स्वर समूह बना, इस स्वर समूह को खमाज थाट की संज्ञा दी गई, इसको खमाज थाट कहा गया। इसी प्रकार से कल्याण थाट सारे गा म प ध नी। अब कल्याण थाट में जो मध्यम जो स्वर है उसको 13 रखा गया, मतलब मध्यम स्वर यहाँ पर विकृत है, ये 13 विकृत स्वर है। अब ये जो पूरा जो स्वर समूह बना इसको उन्होंने कल्याण थाट की संज्ञा दी। तो इस प्रकार से उन्होंने 10 थाट बनाए। मैं यहाँ पर पूरे स्वर समूह ना लिखकर शॉर्ट में लिख रहा हूँ। जैसे कि काफ़ी जो थाट है
इसमें गा और नी कोमल रहेंगे, बाकी सभी जो स्वर है वो शुद्ध रहेंगे। भैरव जो था बेटा इसमें रे और धा कोमल रहेंगे, बाकी सभी शुद्ध रहेंगे। भैरवी में अपने चारों कोमल स्वर रहेंगे, रे, ग, ध, नी, और बाकी सभी शुद्ध रहेंगे। मारवा जो थाट है इसमें रे कोमल रहेगा और मध्यम तीव्र रहेगा। पूर्व जो थाट है बेटा उसमें रे कोमल रहेगा, मध्यम तीव्र रहेगा और धा कोमल रहेगा। इस प्रकार से बाकी जो स्वर है वो सभी शुद्ध रहेंगे। रे कोमल, मध्यम तीव्र और धा कोमल, ये 3 स्वर विकृत रहेंगे और बाकी सभी शुद्ध रहेंगे। तोड़ी थाट में रे कोमल रहेगा, गा कोमल रहेगा, मध्यम तीव्र रहेगा और धा कोमल रहेगा। इसी प्रकार से आसावरी में ग, ध, नी, ये 3 कोमल रहेंगे, बाकी जो 4 स्वर बच गए वो सभी शुद्ध रहेंगे। तो इस प्रकार से भातखंड जी ने ये 10 थाट बनाए, ये इस प्रकार से उन्होंने स्वर बनाए और इन सभी स्वरों के द्वारा समस्त रागों का वर्गीकरण किया। इन्होंने इन थाटों के आधार पर प्रत्येक एक थाट से 484 रागों का बंटवारा किया। मतलब कि एक थाट के अंतर्गत 484 राग उन्होंने बांट कर दिखाया, उनका वर्गीकरण करके दिखाया कि ये 484 किसी भी दूसरे 484 जो राग हैं उनसे आपस में नहीं मिलेंगे। तो संगीत के जो विद्वान लोग थे, जो विद्यार्थी थे, जो नई जनरेशन थी संगीत को जो अपना रही थी, संगीत को अनुसरण कर रही थी, उन सभी ने इस पद्धति को अपनाया। इसलिए ये पद्धति संगीत का प्रचार करने में बहुत अधिक इसको प्रसिद्धि मिली और इसी पद्धति के आधार पर संगीत को जन जन तक पहुंचाया गया। तो प्राचीन काल से आज तक जितने भी राग वर्गीकरण करने के लिए, रागों को बांटने के लिए जितने भी विभाजन हो चुके हैं, जितना भी पद्धति हमारे पास आ चुकी, जितने भी नियम बनाए गए हैं संगीत के गानों के द्वारा, उनमें से आधुनिक काल की ये जो भातखंड जी द्वारा जो पद्धति बनाई गई है, ये जो पद्धति है ये सभी नियमों में से अच्छी है, सर्वोत्तम है। इसलिए संगीत के जो विद्यार्थी थे, विद्वान लोग थे, उन सभी ने इसी पद्धति को अपनाया और आज आधुनिक काल में हम इसी पद्धति का अनुसरण करके रागों का वर्गीकरण करते हैं, रागों को इसी पद्धति के अंतर्गत रखा जाता है। तो इस प्रकार से रागों का वर्गीकरण रहा बेटा प्राचीन काल से आधुनिक काल तक। प्राचीन काल में हमने पढ़ा था ग्राम राग वर्गीकरण पढ़ा था, जातीय राग वर्गीकरण पढ़ा था, शुद्ध छाया लघु संकीर्ण पढ़ा। उसके बाद रत्नाकर जी ने अपने 10 नियम अलग से बनाए। फिर मध्यकाल में हमने राग वर्गीकरण मत पढ़े और आधुनिक काल में जो बेटा रागांग पद्धति आई जो मौर्य खरेश्वर द्वारा बनाई गई, और उसके बाद शुद्ध छाया लघु संकीर्ण पद्धति भी रही, लेकिन वो समय के अनुसार ऑटोमेटिकली धीरे धीरे समाप्त हो गई। तो राग वर्गीकरण का भी वर्णन इसमें आधुनिक काल में आता है। और मौर्येश्वर जी ने अपने 30 रागांग बनाए, उनके आधार पर रागों का बंटवारा किया और उसके बाद जाके भातखंड जी के जो 10 मेल हमें मिले, 10 जो नियम हमें मिले, उसके आधार पर समस्त रागों का वर्गीकरण किया गया और इसी को अपनाया गया। इसी को अच्छा और सर्वोत्तम पद्धति के अंतर्गत माना जाता है। तो ये था हमारा राग वर्गीकरण का चैप्टर, जो यहाँ पर ख़त्म होता है, समाप्त होता है। आशा करता हूँ कि आपको इस वीडियो के माध्यम से राग वर्गीकरण का जो प्रश्न है वो अच्छे से समझ में आएगा और आप सभी विद्यार्थी इस वीडियो के माध्यम से इस राग वर्गीकरण पद्धति को समझने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।